गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आ गए हैं आपके एपी सर लाइव सेशन में। तो आप सारे बच्चे जल्दी से क्लास ज्वाइन कीजिए। आपको मैंने लास्ट क्लास में ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे हमारे, कि मैं अभी आपको इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा रहा हूं, और इलेक्ट्रिक डायपोल में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल, फिर इक्वेटोरियल लाइन पे और एट एनी पॉइंट पे मैंने आपको, एक मिनट रुक जाओ, ये लास्ट जो हमारा था ये टॉपिक का हमने आपको डिस्कशन किया था। इस टॉपिक से प्यारे बच्चों रे जो हमारा रिजल्ट आना था वो आया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल यानी किसी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल में किसी भी पॉइंट पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आपका आया था E = 1/4πε0 P/RQ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन आया था हमारा tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा आया था। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ प्यारे बच्चों आप सभी लोग कि यहाँ तक आप लोगों को जो टॉपिक है हमारे उसको समझने में, उसको सीखने में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, तो एक बार आप हमें कमेंट करेंगे, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक में किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत बताओ सारे लोग। श्रेया लेट से क्लास ज्वाइन करती है बेटा रे, चलो बताओ तो यहां तक सब लोगों को क्लियर। जहां तक मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया था, तो यहां तक में तो बाबू सब कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। सर इस पे क्वेश्चन करवा दीजिए। क्वेश्चन तो कराएंगे ना, अभी तो मैं बस अभी तक का पूछ रहा हूँ, क्वेश्चंस तो अभी बहुत कराने हैं, इस पे क्वेश्चंस तो कराना ही है, लेकिन उससे पहले हम लोग को पढ़ना है स्पेशल केस। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा जो है ना आप लोगों का, वो आपका मिला है एट एनी पॉइंट का, जो हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू आया है वो मैं बात करूं तो E = हम लोगों को मिला है, E = जो मिला है वो आपका 1/4πε0 है ना, P/RQ × 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपका वैल्यू है। और इसका डायरेक्शन जो आप लोगों को मिला है, डायरेक्शन आपका बोले तो कल ही रिजल्ट तो ये निकाले हैं ना, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं ना, हैं? इसका रिवीजन आपको करते रहिएगा, ये सब एकदम इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा, चाहे आपका CBSE बोर्ड का एग्जाम हो या बिहार बोर्ड का एग्जाम हो। ठीक है ना, तो चलो ध्यान देना है। न्यू फिजिक्स वाले सर घर गए नहीं, वो तो यहीं समस्तीपुर में ही है क्या, बोलो कोई काम अपने सेंटर पे ही है, वो बाकी लेसन जो तुम लोगों का है जो उनको मिला हुआ है उसका तैयारी कर रहे हैं, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या बताओ न्यू फिजिक्स वाले सर से क्या काम, बता, उनका क्लास चाहिए, बताओ जल्दी। न्यू वाले भी सर हैं, वो भी मतलब कि अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ बोलो, अगर कोई काम है तो उनके पास तुम्हारा मैसेज हम पहुंचा देंगे। चलो ध्यान दो, तो अब आ जाओ तो टॉपिक पे। अब हम लोग डायरेक्शन जो निकाले हैं कि tan अल्फा = 1/2 tan थीटा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड हम लोग लास्ट क्लास में कैलकुलेशन किए थे। अब चलो तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि स्पेशल केस, इसका हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस में हमारा पहला जो केस आपका है वो ध्यान दीजिएगा सब लोग, कि अभी जो हम लोग डायपोल में जो डायग्राम यहाँ पे आई है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट जो निकाले हैं पॉइंट P, तो इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट हमारा है वो r, है। तो पोलर कोऑर्डिनेट जो हम लोगों का r, है, तो इसमें प्यारे बच्चों रे ये आपका O से P का डिस्टेंस आपका r, ये चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एंगल आपका थीटा,
तो अब हम बात करते हैं कि अगर ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, पहला स्पेशल केस लेते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जब भी आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेंगे तो आपका ये A1 B1 कहाँ पे आ जाएगा, AB वाले लाइन पे आ जाएगा, और पॉइंट P कहाँ पे लाइज करेगा, एक्सियल लाइन पे लाइज करेगा। तो चलिए तो स्पेशल केस में कि व्हेन लिखते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब पॉइंट P आपका, पॉइंट P lies on the point P lies on the axial line, point P lies on the axial line, point P lies on the axial line of an electric dipole, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के फिर एक्सियल लाइन पे आपका ये लाइज करेगा। तो देखो तो यहाँ पे फिर आपका ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग, कि 1/4 पाई एप्स नॉट, ध्यान देना है, 1/4 पाई एप्स नॉट पी वेक्टर बट्टा आर क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1, ये हो जाएगा। तो देखिए तो प्यारे बच्चों रे, ई वेक्टर इक्वल टू आपका 1/4 पाई एप्स नॉट पी वेक्टर बट्टा आर क्यू और 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1 आपका है ना। तो कॉस 0 का वैल्यू ध्यान से सुनना है रे प्यारे बच्चों, कॉस 0 का वैल्यू आपका 1 होता है। तो 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट आपका क्या आ जाएगा बाबू रे, 4 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्स नॉट 2p वेक्टर बट्टा आर क्यू, ये आपका वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आपको मिला है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सियल लाइन पे, यानी जब कोई पॉइंट अगर आपका डाइपोल के एक्सियल लाइन पे होगा तो उस पॉइंट पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, यानी ऑब्टेन्ड रिजल्ट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट विच इज लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी ये जो हम लोगों का रिजल्ट आया है वो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है, हमने इसका एस्टेब्लिश किया है कि ये जो वैल्यू है ये किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे जो कोई पॉइंट हो तो उस पे लगने वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। दूसरा प्यारे बच्चों यहीं पे अब हम लोग ये ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका डायरेक्शन निकालते हैं। तो ध्यान देना है सब लोग कि डायरेक्शन जब निकालेंगे तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2 टेन थीटा, और टेन थीटा की जगह पे टेन 0 डिग्री है ना। तो आपका देखो तो यहाँ पे टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ से आपका टेन अल्फा इक्वल टू आपका 0, यानी टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, यानी अल्फा का वैल्यू बेटा रे आपका 0 हो जाएगा। तो ऐसे भी तो आप ध्यान दीजिए ना कि जब हम लोग एक्सियल पॉइंट पे जब हमारा ये पॉइंट आपका आ जाएगा तो उस समय आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, सुनो, जब ये पॉइंट P डाइपोल के एक्सियल लाइन पे आपका लाइज करेगा तो पॉइंट P पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वहाँ पे जो आपका डायरेक्शन होता है, ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है तो वो तो यहाँ पे डाइपोल के ही डायरेक्शन में ना, डाइपोल मूवमेंट के ही डायरेक्शन में होता है ना। यहाँ पे आपका अगर ये डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट है, तो डाइपोल मूवमेंट के ही डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। तो यही रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पे मिला है अभी आपको, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यही रिजल्ट अभी हम लोगों को वेट हाँ यही रिजल्ट हम लोगों को मिला है क्या, कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यानी उस कंडीशन में जो आपका ये रिजल्ट आया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट विच इज लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और डायरेक्शन भी आपका वो। ये स्पेशल केस बेटा 1 है। अभी इसी में हम लोग स्पेशल केस 2 यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ध्यान देना है, यहीं पे स्पेशल केस 2, यहीं पे मैं लिख देता हूँ केस 2। तो केस 2 के बारे में आपको स्टडी करना है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देना है, तो चलो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे कि व्हेन
व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री होगा तो पॉइंट P कहाँ पे लाइज करेगा, इट मीन्स या दैट इज पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ध्यान से सुनना है, पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका मतलब बच्चा ध्यान से सुनो कि जब मान लीजिए आप इक्वेटोरियल लाइन पे, तो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है कि द लाइन विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल, यानी डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर और पॉइंट O से यानी सेंटर ऑफ डाइपोल से जो लाइन आपका पास करेगा, जो डाइपोल को दो बराबर भागों में आपको बांटेगा, तो उसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट हमारा P लाइज करेगा तो ये तो इक्वेटोरियल वाला केस आ जाएगा ना, तो लाइज करेगा तो देन देखो E वेक्टर इक्वल टू वन बाय 4πε0 P वेक्टर बटा RQ, और ये आपका 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। तो cos स्क्वायर 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू 0 ना होता है, तो 0 के स्क्वायर 0, तो 3 इंटू 0 0 0 प्लस 1 1। तो आपका यहाँ से आ जाएगा E वेक्टर इक्वल टू 1 बटा 4πε0 P बटा RQ होगा ना। ये आपका टर्म 0 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर रूट आपका 1। तो ये जो आपका रिजल्ट आया है, ये क्या मैंने आपका डिस्कशन किया है ना कि जब कोई पॉइंट आपका इक्वेटोरियल लाइन पे लाइज करेगा तो वहाँ पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आपको क्या होगा, तो ये तो आपका वैल्यू यही मिल जाएगा। अब चलो प्यारे बच्चों यहीं पे अब इसकी डायरेक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो डायरेक्शन तो आपको पता है ना कि इक्वेटोरियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट आपका P लाइज करता है तो डायरेक्शन आपका जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर इज क्या, पैरेलल टू द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, यानी डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में डाइपोल के एक्सियल लाइन के पैरेलल। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना है, इसके संबंधित आप लोगों को कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन, इसी रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी रिजल्ट को हम लोग E बराबर KP/RQ और इसको हम लोग K2P/RQ हम लोग लिखते हैं। एक बात बेटा, ये तो हमारा स्पेशल केस से भी क्लियर हो गया, ये जो भी रिजल्ट हम लोग का आना था वो आपके सामने में आ चुका है। अब एक बात और हमारा यहाँ स्पेशल केस में तुम्हारे मन में आएगा 180 डिग्री। तो एक बात और ध्यान दो तुम लोग यहाँ पे कि अगर ये कैलकुलेशन मैं कर ही देता हूँ आप लोगों को कि मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जहाँ पे आपका -Q और आपका ये +Q, यानी दो चार्ज आपका -Q और +Q आपका है, जिसका सेंटर ऑफ डाइपोल बेटा यहाँ पे मैं O ले लेता हूँ और डाइपोल मूवमेंट आपका यहाँ पे P वेक्टर हमने ले लिया। अब ये आपका A और ये आपका B हो गया। अभी बात करते हैं कि अभी हमारा पॉइंट जो P हम लोग ले रहे थे वो हम लोग माइनस यानी +Q चार्ज के नज़दीक ले रहे थे। अभी ये पॉइंट P हम लोग यहाँ पे लेते हैं जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को निकालना है। तब ना आपका आ जाएगा कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू, अभी तो मैंने 0 डिग्री किया तो यानी डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में, फिर मैंने 90 डिग्री किया यानी डाइपोल के साथ 90 डिग्री, तब ना 180 डिग्री। तो क्यों ना उसका हम लोग केस पहले आपको पढ़ा दें। तो इस पॉइंट पे बेटा ध्यान देना है आपको कि -Q के कारण जो अट्रैक्शन आपका लगेगा तो वो तो आपका E1 इस डायरेक्शन में आपका लगेगा, कोई दिक्कत, और +Q के कारण यहाँ पे जो आपने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का इमेजिन किया है यहाँ पे, तो वो आपका E2 इस डायरेक्शन में। पहले तो पॉइंट P पे क्या ध्यान से सुनना है, पॉइंट P पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट P पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का इमेजिन करेंगे। तो जब हम लोग पॉइंट P पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे तो -Q के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको अट्रैक्ट किया जाएगा, जबकि +Q के द्वारा रेपल किया जाएगा। अब इस पॉइंट पे आपका दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -Q के कारण E1 लग रहा है,
प्लस क्यू के कारण E2 लग रहा है। हम जैसा कि देख रहे हैं डायग्राम से, और आप लोग भी ऐसा देख रहे हैं कि पॉइंट जो आपका पॉइंट जो आपका P जो है, पॉइंट P जो है वो माइनस क्यू के नज़दीक है, जबकि प्लस क्यू से दूर है। माइनस क्यू के कंपैरिजन में माइनस क्यू नज़दीक है और प्लस क्यू थोड़ा सा दूर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो E1 का आपका बड़ा होगा एज कंपेयर टू E2। हाँ या ना? क्योंकि माइनस क्यू इसके नज़दीक है और प्लस क्यू इससे दूर है, तो प्लस क्यू के कारण जो E2 लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड माइनस क्यू के कारण लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के मैग्नीट्यूड से कम होंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हमारा डायरेक्शन, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग निकालेंगे, ई नेट का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? तो E1 में हम लोग क्या करेंगे बबुआ रे? E2 को, ध्यान से सुनना है, E1 में हम लोग E2 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। दूसरी बात प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बात और माइंड में लेके चलना है कि ये बात आपको मन में रखना होगा कि E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका बड़ा है E2 के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज पॉइंट P के ज़्यादा नज़दीक है प्लस क्यू के कंपैरिजन में। कोई दिक्कत? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखो डायपोल के ही डायरेक्शन में आपका आया है। बाकी तो प्रोसेस एकदम आसान है। तो देखो एक बार में हम लोग ई नेट जो निकालेंगे, क्यों ना हम आपको इसको स्पेशल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस एक बार में ही एक ही लाइन में हम लोग क्यों ना इसके वैल्यू को ही हम लोग पुट कर दें, जो कि आपका E1 अब माइनस आपका जो E2 आया है। तो चलो रे बाबू, पहले तो E1 लिखेंगे। तो E1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? देखिए तो सबसे पहले K, E1 का वैल्यू निकालेंगे K माइनस क्यू, अब बट्टा, ध्यान से सुनना, AP का स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो डायपोल, ध्यान से सुनना एक बात कि डायपोल का तो हमने इसका 2A माना है ना। एक मिनट, हाँ, डायपोल का हमने यहाँ से यहाँ तो 2A माना है डायपोल का लेंथ, लेकिन पॉइंट O से P का डिस्टेंस कितना हम लोग लेंगे? R लिए थे। पॉइंट P का डिस्टेंस सेंटर ऑफ डायपोल से क्या लिए हैं? R। तो आपका यहाँ A से P जब निकालोगे तो आपको दिया हुआ है O से A भी दिया हुआ है, जो कि A वैल्यू है, और ये भी आपका A है, और O से P का वैल्यू आपका R है। तो हम लोगों को चाहिए A से P का, तो A से P का वैल्यू कितना होगा? R माइनस A का स्क्वायर। कोई दिक्कत? R माइनस A का स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे K आपका प्लस Q और बट्टा। अब देखो तो यहाँ से B से P का आप लिखेंगे, तो B से P जब आप लिखोगे, ध्यान देना है प्यारे बच्चों, तो B से P आपका क्या हो जाएगा? R प्लस, देखिए तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ R है और ये आपका A है, तो क्या हो जाएगा? R प्लस A का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो बाबू, यहाँ एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। K Q को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आपका जो एलसीएम लोगे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे R प्लस A का स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर। इसको जब प्रोसेस बेटा करोगे, जो मैंने पीछे आपको बता रखा है, तो यहाँ से आपको मिलेंगे 4AR बटा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आगे हम लोग प्रोसीजर इसको बढ़ाएं तो देखो तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग तो E के द्वारा भी डिनोट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? KQ, और ध्यान देना है ये यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2A इंटू 2R बट्टा क्या? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो Q इंटू 2A आपका क्या हो जाएगा? तो K P वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे? मॉड में इंटू आपका 2R बट्टा क्या? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से वही बात कि अगर आपका R का वैल्यू A से बड़ा है तो देन क्या हो जाएगा कि R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर लगभग आपका, ध्यान से सुनना है, ये R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि A स्क्वायर को हम लोग R स्क्वायर के कंपेयर में इग्नोर कर देंगे, जो मैंने पीछे आपको बता रखा है। तो यहाँ से देखिए बेटा, ध्यान दीजिए कि E वेक्टर का जो फाइनल वैल्यू आएगा आपका K 2P वेक्टर इंटू R। देखो तो R का पावर 4, तो इसको कट करोगे तो R का पावर 3 होगा ना। तो क्या रिजल्ट आएगा? E वेक्टर इक्वल टू, E वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P बट्टा RQ। समझ में आया?
कोई दिक्कत? ये बातें आपको समझ में यहाँ तक आए? ये मैंने आपको पीछे भी कैलकुलेशन आपको किया था। और यहाँ पे भी डायरेक्शन देखो, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है ना, वो डायपोल के ही डायरेक्शन में है। बताओ तो सब लोग, यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग यहाँ पे स्पेशल केस, कमेंट करो जल्दी। अब यहाँ पे स्पेशल केस हम लोग स्पेशल केस 3 पढ़ेंगे, स्पेशल केस 3 पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बताओ तो यहाँ तक बाबू रे समझ में आया सब लोगों को? रिप्लाई करो जल्दी। बता ही नहीं रहा है। यहां तक सब लोगों को समझ में आया? चलो देखो तो अब यहाँ पे, अब स्पेशल केस 3 तुम्हारा मन करेगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लेने का। तो 180 डिग्री लेने का मतलब क्या कि डायपोल, आपका डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में हम लोग पॉइंट पी लिए हैं, तब ना यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा। तो 180 डिग्री भी लोगे ना, तो देन देखो तो यहाँ पे, यहाँ डायरेक्ट हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालेंगे ना, तो वो अपना क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो यहाँ P अच्छा बट्टा RQ, यहाँ क्या √3 cos स्क्वायर 180 डिग्री +1। अब देखो cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है, सब लोग जानते हो। तो cos 180 का वैल्यू आपका -1 होता है, cos 180 का वैल्यू आपका -1, तो ये तो -1 का स्क्वायर ना, और ये +1, तो -1 का स्क्वायर फिर से आपका क्या +1 हो जाएगा। तो देखो तो बाबू रे, तो 3 + 1 4, तो क्या 2P बट्टा RQ आ गया। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, यानी E वेक्टर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो डायपोल के डायरेक्शन में ही होगा। बताओ सब लोग, रिप्लाई करो तो। ये बातें यहां तक आप लोगों का क्लियर? अनन्या, रितिका, गोविंद, अमन, आदित्य झा, श्रेया, स्वाति, तन्नू, प्रखर, राजहर्ष, रिमझिम, और बाकी लोग, बादल, हर्ष, सत्यम, शन्नी, रोहन, हिमांशु, सबका तो नाम, जितना का नाम हम बोल दिए उतना तो लाइव में जुड़े हुए भी नहीं हो। आया समझ में बेटा सब लोगों को? यहां तक किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? बताओ जल्दी। चलो तो अब इससे आगे हम लोग अब न्यूमेरिकल्स बनाना इसका शुरू करते हैं। ये स्पेशल केस आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो ये मैंने 2 बताया ना, ये ऑब्जेक्टिव में आपको खूब पूछता है कि व्हेन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विच इज मैक्स एन एंगल विद द डायपोल मूवमेंट इज 0 डिग्री। तो जब ही डायपोल मूवमेंट के साथ 0 डिग्री बनाएगा तो वो पॉइंट एक्सियल लाइन पे लाइज करेगा। जब ही 90 डिग्री डायपोल मूवमेंट के साथ बनाएगा तो वो इक्वेटोरियल लाइन पे लाइज करेगा। और 180 डिग्री तो डायपोल मूवमेंट जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो पॉइंट लिए हैं, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो डायपोल के ही डायरेक्शन में होगा। अब चलो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल आपको 45 डिग्री। तो R इक्वल टू बेटा कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर दिया ना। तो 20 सेंटीमीटर को क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, कोई दिक्कत? और थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका 45 डिग्री। तो देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या दिया आप लोगों को हम, KP बट्टा RQ और रूट अंडर क्या 3 cos स्क्वायर थीटा और +1
तो देखो तो के का वैल्यू, अच्छा डायपोल मोमेंट भी तो आपको दिया है ना डाटा में, डायपोल मोमेंट का भी तो वैल्यू दे दिया ना रे बाबू, कितना 10 कूलम मीटर दिया है ना। तो चलिए तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, के का वैल्यू कितना 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, डायपोल मोमेंट कितना 10 बट्टा आपका ये कितना 20 इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे रूट अंडर में 3 इंटू कॉस स्क्वायर कितना 45 डिग्री और +1। कोई दिक्कत? तो देखो तो यहाँ पे 90 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू हम लोग 10 कर दिए। अब देखो तो यहाँ पे कितना 2 2 और 4 2 और 8, तो यानी 800 कि 8000 इंटू 10 का पावर कितना -4 स्क्वायर है ना। वेट 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 स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है रे बबुआ, हाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ क्यूब है, यहाँ मैं गलती से लिख दिया, यहाँ पे तो मैंने क्यूब किया, यहाँ पे आपका छूट गया था। चलो तो अब ये वैल्यू आपको क्या करोगे तो 3 इंटू कॉस 45 डिग्री, तो 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और +1। तो देखो तो क्या वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ से 10 टू दी पावर 3 और 10 टू दी पावर -6, तो 10 टू दी पावर -3 ऊपर में जाएगा तो 10 टू दी पावर आपका कितना हो जाएगा +3, तो 90/8 इंटू 10 टू दी पावर आपका 12 हो जाएगा। और ये देखिए 3/2 है ना, तो रूट अंडर आपका यहाँ से 5/2 आ जाएगा। फाइनली कैलकुलेशन जब आप करोगे तो 9/8 इंटू 1 मिनट हाँ 9 इंटू √5/2 इंटू 10 टू दी पावर 13, यहाँ से मैंने एक और ले लिया न्यूटन पर कूलम। इसको डिजिट में निकाल के बताओ तो बेटा वोल्ट मीटर या न्यूटन पर कूलम कितना आपको आंसर आता है, बताओ तो कैफी। लास्ट में तुम्हारा ही कमेंट है तो सब सो जाता है, सत्यम कह रहा है तुम जगे हुए रहते हो ना। अमन गुप्ताई क्या बफरिंग कर रहा है? सर आ गया समझ, चलो और बाकी लोग बताओ प्यारे बच्चों रे, और सब लोगों को समझ में आ रहा है? सर कॉलेज में है, काय कॉलेज में हो, क्या करने गई हो कॉलेज? पूरा तभी समर वेकेशन का छुट्टी चल रहा है, हीट वेव के कारण कोचिंग विद्यालय स्कूल महाविद्यालय सारा कुछ बंद है, तो तुम बेटा कॉलेज क्या करने गई हो? एग्जाम चल रहा है, यानी मतलब कि जो बताओ कि कॉलेज भी नहीं मान रहा है गवर्नमेंट का ऑर्डर, गवर्नमेंट बोला सब कुछ को बंद कीजिए, गर्मी लग रहा है बच्चे सबको, बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में रह के आम लीची खाना है और मोबाइल पे रील्स देखना है और दम भर सोना है, पढ़ाई नहीं करना है। और यहाँ देखिए मेरे बच्चे सब घूम रहे हैं बाहर। चलो चलो आगे बताओ प्यारे बच्चों रे, आगे चलो तो हम लोग आगे बढ़ाएं। इसका बताओ ना वैल्यू, तुम लोग बताए ना, खाली हाँ सर और ना सर कह रहा है, इसका वैल्यू कौन बताएगा? देखो तो यहाँ स्क्वायर रूट में 2.5 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो फाइनली वैल्यू कितना आएगा, बताओ जल्दी बताओ जल्दी। हाँ गोविंद बिल्कुल नहीं पढ़ता है वो, ठीक है अभी तुम उस पर नज़र बना के रखो, जब ऑफलाइन में आएगा तो अपने आप पढ़ने लगेगा। जितनी बातों को मैं पढ़ाया हूँ उतना मैं तो कॉपी जरूर चेक करूँगा, और प्लस में जितनी बातों को पढ़ा रहा हूँ उतना मैं आपसे पूछूंगा भी, और आप नहीं जब आंसर करोगे तो मैं तो फिर पूछूंगा ही कि क्या हालचाल है, कैसा मान लो कि हीट वेव का जो छुट्टी हुआ है तो वो कितना बढ़िया से बीता है, वो तो आप लोगों से मैं पूछूंगा ही। तो ठीक है प्यारे बच्चों मन से पढ़िए। गोविंद देखो तुम्हारा मयंक कितना ख्याल रखता है कि तुम मन से नहीं पढ़ रहे हो, ये इसको पता है, ये तुम पे नज़र बनाए हुए है, तो बाबू तुम पढ़ो मन लगा के, ठीक है। कितना आ गया 1.77 इंटू 10 टू दी पावर 13 वोल्ट मीटर। चलिए तो मैं पुट करता हूं यहाँ पे 1.77 इंटू 10 टू दी पावर 13 वोल्ट मीटर, ठीक है। देखो तो प्यारे बच्चों इतना सारे लोगों का आया है कैलकुलेशन, इतना सभी लोगों का कैलकुलेशन आया तो एक बार बता दो हमें, तो फिर आगे बढ़े हम क्वेश्चन को लेके। इतना आया है सब लोगों का, अब कितना बार कमेंट करेगा तू? अभिषेक कर तो दिया रे एक बार रे, एक बार तो तू 1.77 इंटू 10 टू दी पावर 13 वोल्ट पर मीटर नहीं होगा रे, वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट पर मीटर नहीं होगा, वोल्ट मीटर होगा। न्यूटन पर कूलम
न्यूटन पर कूलम या नहीं तो वोल्ट मीटर हम लोग बोलते हैं, वोल्ट पर मीटर बोलते हैं कैसे? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, यस 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 यस। देखो एक बहुत बड़ा दिमाग से ब्लेंडर आपका छूट गया। देखो तो W इक्वल टू आपका एक मिनट W बाई क्यू, W बाई क्यू इक्वल टू आपका होता है यहाँ पे वेट 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 W बाई क्यू इक्वल टू होता है V। देखो दिमाग से ना अचानक कभी कभी ना, तो चलो तो वो एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ वर्क का होता है आपका न्यूटन मीटर और ये आपका कूलम हो गया, तो आपका न्यूटन पर कूलम और मीटर, हाँ ठीक। तो आपको वोल्ट मीटर, सॉरी वोल्ट पर मीटर, नॉट वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, सॉरी बेटा वोल्ट पर मीटर आपका होगा, ठीक ना। देखो तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, जल्दी करो तो। आया है सब लोगों का, आया है सब लोगों का ये तो अच्छा। लेकिन हम तो इसके पीछे आपको मैंने कैलकुलेशन शायद किया होगा, बहुत सारे जगह तो मैं बताया होगा ना। सब जगह मैंने वोल्ट मीटर लिखा हुआ है। एक मिनट चेक करो तो सब लोग, ये ब्लंडर कैसे हो गया? गड़बड़ी तो नहीं होना चाहिए था। न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर बताओ तो बाबू रे। आया आंसर? चलो यहां ध्यान दो। अब प्यारे बच्चों इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना। अब आगे बढ़े इसके आगे। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, तन्नू तुम कुछ रिप्लाई नहीं देती हो, क्लास में नहीं हो क्या? कैलकुलेशन वगैरह नहीं चल रहा है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल मूवमेंट। आपको डायपोल मूवमेंट दे दिया है कि P वेक्टर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, P वेक्टर इक्वल टू दे दिया है 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम मीटर दिया है ना। क्या कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल मूवमेंट 2 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम मीटर। फिर उसके बाद एट अ पॉइंट डिस्टेंस R इक्वल टू आपको दे दिया है 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है। when the line joining the point to the center of dipole makes an angle 60 डिग्री with dipole axis, यानी थीटा इक्वल टू कितना दे दिया आपको 60 डिग्री। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? के पी वेक्टर बट्टा आर क्यू और रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा और +1। तो देखो तो यहाँ 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और P वेक्टर का वैल्यू आपका कितना है बाबू? तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 और डिवाइडेड बाय आपका R इक्वल टू कितना? तो 1 मीटर का क्यूब और रूट अंडर 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री +1। तो चलो तो ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 9 2R 18, यहाँ पे आ जाएगा 9 2R 18 और 10 टू दी पावर आपका 9 में -8, तो क्या 10 का पावर आपका 1 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 1 का क्यूब तो डिवाइडेड बाय आपका ये 1 और देखिए 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री है ना। तो cos 60 का वैल्यू बेटा रे, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखो तो 1/2 आपका cos 60 का वैल्यू होता है। तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू cos स्क्वायर है तो 1/4 +1। तो ध्यान देना है यहाँ से कि आपका 180 इंटू रूट अंडर, ध्यान से सुनना है, आपका ये हो जाएगा 7/4।
तो प्यारे बच्चों 180√7/2 यानी 90√7 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। आगे आप लोगों का ये आंसर। अभिषेक देखो तो बताओ तो, ये तुम्हारा आया आंसर, ये √7 का वैल्यू पुट करो और जो वैल्यू है उसको निकालो तो जल्दी। कितना आ गया? 238.117 न्यूटन पर कूलम। चलो, या वोल्ट पर मीटर, या वोल्ट पर मीटर भी इसको लिख सकते हो यहां पे, और वोल्ट पर मीटर। चलिए जल्दी कीजिए। तो वोल्ट मीटर आपका ना, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है। यही तो मैं सोच रहा था कि आखिर में कैसे मेरे माइंड में आ गया जो ये वोल्ट मीटर मैं अभी यहाँ पे लिख दिया हूँ। वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक ना। तो न्यूटन पर कूलम को ध्यान से सुनना है। न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर, एक मिनट रुक जाओ, बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी पढ़ाएंगे तो इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और न्यूटन पर कूलम को तो हम लोग वोल्ट पर मीटर बोलते हैं। और यहाँ से ध्यान देना है कि मीटर स्क्वायर इंटू रहेगा तो मीटर का पावर -1 और +2, तो क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ा रहे हैं ना, एक बैच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चल रहा है, तो वहाँ पे वोल्ट मीटर लिखते लिखते ना हमको लग रहा है कि तुम लोग के बहुत सारे जगह पे मैंने वोल्ट मीटर लिख दिया है। सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ भी होगा बेटा, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये मेरे से मिस्टेक हो गया, पता नहीं कैसे माइंड में नहीं रहा, वो मैं देख लेता हूँ एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ। ऐसा तो अगर हुआ तो फिर ये ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बताना बाकी है, अभी जब कवर करेंगे तब हम लोग बताएंगे। देख लो अगर कहीं पे वैसा, अरे सॉरी, देखो यहाँ पे भी हमने वोल्ट मीटर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैंने लिख दिया, ये वोल्ट पर मीटर यहाँ भी आपका होगा। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ भी देखो, कल मैंने लग रहा है कि तुम लोग ध्यान नहीं दिया इस बात पे। पहले तो तुम लोगों को क्या कॉपी में लिखाए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है ना वोल्ट पर मीटर आपका होता है। तो देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैंने तुम लोगों को, देखो यहाँ पे भी सब जगह पे वोल्ट मीटर हमसे लिखा गया, तो ये मेरे से लग रहा है कि कैसे ये गलती हो गया, वोल्ट पर मीटर। चलो प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है ना, इसका भी आपका हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब चलो एट एनी पॉइंट का आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो तुम लोग इस बात पे शुरू में ध्यान नहीं दिया। देखो तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाए थे तो वहां पे तो वोल्ट पर मीटर हम पढ़ाए होंगे, तो तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, सब लोग सिर्फ यस सर कहते हो। आज अभिषेक बताया है तो मैंने इस बात पे ध्यान दिया कि मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लिखते चला, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं लिखते चला गया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपका होता है वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी आगे पढ़ाएंगे तो वहां पे इसका एक्सप्लेनेशन कितना आया, 238.1 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। 238.05, हर बच्चे तो आप अलग अलग तरह से लिख रहे हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो डाटा होगा आप यहाँ पे पुट करके इसका वैल्यू आप निकाल लोगे। चलो तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चारे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि टू चार्ज ±10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 0.5 mm apart. Determine the electric field at a point P on the axis of dipole 15 centimeter away from its center on the side of the positive charge, and point BQ 15 centimeter away from the O on the line passing through O and normal to the axis of dipole. देखो तो बेटा एकदम आसान क्वेश्चन है, सब लोग, आप लोग भी ट्राई कीजिए, सब लोग बनाते हैं इसको। देखो तो कि टू चार्ज, आपको यहाँ पे एक मिनट, टू चार्ज तो आपको यहाँ पे चार्ज का जो वैल्यू है ना ये आपको यहाँ दे दिया, और प्लस 0.5 mm मिलीमीटर अपार्ट, तो ये आपका 2a का वैल्यू है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों की डायपोल का
हम डायपोल मूवमेंट जो निकालेंगे, तो डायपोल मूवमेंट में क्या होता है कि आइदर चार्ज इनटू आपका 2a, तो आइदर चार्ज में क्या 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 और 2a तो 5 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर हो जाएगा -3 मिलीमीटर को मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 50 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम मीटर, आपका ये डायपोल मूवमेंट आ गया। अब कह रहा है कि पॉइंट P, क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल 15 सेंटीमीटर, यहां से देखो 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो आपको R इक्वल टू कह रहा है आपको 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर को 1 सेकेंड हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू दी पावर -2 मीटर, तो यानी डायपोल का ध्यान से सुनना है कि डायपोल यहाँ पे अगर प्यारे बच्चों हम लोग ले लें तो कह रहा है एक यहाँ पे आपका 10 माइक्रोकूलम, दूसरा आपका +10 माइक्रोकूलम और इसका सेंटर आपका वो, और दोनों के बीच का जो आपका डिस्टेंस कह रहा है 5 मिलीमीटर, और कह रहा है कि एक पॉइंट आपका P जो है ना पॉजिटिव साइड से आपका पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के दीजिए जो कि यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे लाइज करे। तो स्वाभाविक है कि 15 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 5 मिलीमीटर तो बहुत छोटा है, क्योंकि हम लोग मिलीमीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग 10 टू दी पावर -2 से मल्टीप्लाई, 10 टू दी पावर 1 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 10 टू दी पावर -1 से, तो यानी 0.5 और 15 दोनों में बहुत अंतर आपका है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लोग सेट करेंगे वो देखिएगा आप, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी जब ये वैल्यू, अब यहाँ पे जैसे इसको सेंटीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, तो अगर इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करें तो ये 0.5 सेंटीमीटर होगा और ये आपका 15 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली है कि 15 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में हम लोग 5 सेंटीमीटर को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग, लेकिन ये मैं आपको 15 सेंटीमीटर पे कंपैरिजन करके बताया है, लेकिन अगर मीटर में आप कन्वर्ट, चूंकि एसआई यूनिट आपका मीटर में होता है तो सारा डाटा तो आपको एसआई यूनिट में ही निकालना है, तो मीटर में पुट करेंगे। तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन पे आपने जो पढ़ा है वो क्या है आपका K2P/RQ, ये आपने पढ़ा है। तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 2, अच्छा P का वैल्यू बेटा कितना है 5 इंटू 10 टू दी पावर 50, सॉरी 5 करें 50 इंटू 10 टू दी पावर -9 और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा यहाँ पे 15 इंटू 10 टू दी पावर -2 का क्यूब, 15 इंटू 10 टू दी पावर -2 का क्या हो जाएगा, ये क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो तो प्यारे बच्चों रे, 10 टू दी पावर +9 और 10 टू दी पावर -9 कैंसिल। तो अब देखो तो 9 इंटू यहाँ से आपका 2 इंटू 50 तो 100, और देखिए तो यहाँ पे क्या 15 इंटू 15 इंटू 15 और 10 टू दी पावर क्या -6। तो चलो प्यारे बच्चों रे, तुम लोग इसका कैलकुलेशन देखो तो ये 3 और ये आपका 5 हो जाएगा। तो चलिए तो 1 मिनट रुक जाइए बच्चा रे, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका यहाँ पे 3 और 10 टू दी पावर यहाँ पे 2 है और -6 ऊपर गया तो 10 टू दी पावर 8, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 15 1 मिनट आपका ये हो जाएगा कि 15 कितना हो गया 15 2 2 5 इंटू अगर आप 5 करेंगे तो देखिए तो आपका ये 5 और बैलेंस आपका 5 5 और 25, फिर 5 2 तो आपका 2 हो जाएगा, बैलेंस 1 और फिर ये 11। देखिए तो बच्चा रे, इतना आपका इसका वैल्यू को डिजिट मतलब इसको आप कन्वर्ट कीजिए तो डेसिमल में इसका वैल्यू ना आइए तो न्यूटन पर कूलम में ये वैल्यू आएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाय 1125। सारे बच्चे साइलेंट हो, क्या दिक्कत है रे बाबू, बताओ तो इसका आंसर। सब लोग चुपचाप देखते हो कि सर कैलकुलेशन करें, तुम लोग भी तो जल्दी जल्दी कर सकते हो। देखो तो पहला क्वेश्चन का मैंने आंसर निकाला है, तुम लोग इसका डाटा हमको बताओ तो जल्दी जल्दी बेटा, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर बी बनाएंगे। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर बताओ तो फिर क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर बी में आपका है कि 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ ऑन द एक्सियल लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल, यानी आपको कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर अवे ओ लाइन पासिंग थ्रू ओ
एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल, यानी आपका अगर ये डायपोल है तो इससे आपका जो पॉइंट ओ से आपको इससे 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको निकालना है। तो कितना आ जाएगा आपको इस पॉइंट का, तो अभी मैं आपको निकाल के बताता हूं, लेकिन पहले आप इसका वैल्यू बताइए। तो बेटा कितना है आपका 2.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। देखो तो सब लोग, गोविंद कह रहा है 2.6 इंटू 10⁵ कितना 5, 2.67 इंटू 10⁵ सबको आया है 2.67 या 2.6 कह रहा है, तो 2.67 भी ले सकते हो। देखो तो प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ तुम लोग, 2.67 इंटू 10⁵ बोलो जल्दी रे, जल्दी बताओ सब लोग जल्दी। आ गया इतना? हाँ ना में भी जवाब तो दो। बढ़े आगे, चलो ठीक। अब देखो तो बेटा दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग बिना कैलकुलेशन किए हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। सर कैसे? बिना कैलकुलेशन का कैसे सॉल्व होगा? होगा ना। देखो तुम लोगों को कल मैंने एक रिलेशन बताया था, ई एक्सियल बट्टा ई इक्वेटोरियल, इस सबको याद रखना है ना। मैं तो स्लो करता हूं कैलकुलेशन की, तुम लोगों को समझ में आए। देखो ई एक्सियल बराबर, सॉरी ई एक्सियल बट्टा ई इक्वेटोरियल बराबर 2, मैंने रेशियो कल निकाला था ना। तो देखना है यहाँ से डायरेक्ट हम लोग ई इक्वेटोरियल का अगर वैल्यू निकालना है अब हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर आपका 2 में तो इक्वेटोरियल का ही ना वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ई एक्सियल जो वैल्यू निकाले हो इसमें आप 2 से डिवाइड कर दोगे ना, बस। तो 2.67 इंटू 10⁵/2, तो 1.335 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। देखो तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर आपका आ गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर, क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे ना, तो जब एक्सियल पे, यहां भी कह रहा है 15 सेंटीमीटर पे एक्सियल में, और यहाँ पे आपको भी कह रहा है 15 सेंटीमीटर ही आपका इक्वेटोरियल में। तो इक्वेटोरियल लाइन पे भी, यानी ओ से पी का भी डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर इक्वेटोरियल लाइन में भी, और ओ से पी का डिस्टेंस आपका एक्सियल लाइन में भी, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत इसमें? किन्हीं लोगों को बेटा कोई कंफ्यूजन इसमें? जल्दी रिप्लाई करो। यहां तक सब लोगों को आया अच्छे से समझ में? किन्हीं लोगों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। यहां तक अच्छे से समझे चीजों को? चलो ठीक। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हमारा पढ़ना है कि डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल अगर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो क्या होगा, तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो टॉर्क के वैल्यू क्या होंगे, तो आइए तो पढ़ते हैं हम इसके बारे में। पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को चाहिए, ड्रॉ करेंगे। चलो प्यारे बच्चों ध्यान देना है। यूनिफॉर्म पहले ना हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर लें।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हो ना, कि जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को पहचानने के लिए जो आप लाइन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो वो सारे लाइन के लेंथ भी आपस में इक्वल होना चाहिए, ध्यान से सुनना है। और एक मिनट, सारे लाइन का लेंथ भी आपका इक्वल होना चाहिए, और इनके आपस में बीच का सेपरेशन भी आपका इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रीजन है। कोई दिक्कत इसमें? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा सब लोग, इस संकल्प बैच वाले सारे बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन किए हो? देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है। इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का इमेज हम लोग प्लेस्ड कर देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग क्या जानते हैं रे बेटा? दो चार्ज, एक आपका माइनस क्यू और एक आपका यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका, ठीक है। हाँ चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो आपका यहाँ पे ये जो मैं मान लेता हूँ, ये जो पॉइंट है हमारा, ये डाइपोल का सेंटर है, जो कि आपका ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, ध्यान से सुनना है, ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, एक मिनट, ये आपका डाइपोल मूवमेंट पी वेक्टर का आपका ये डायरेक्शन, जो कि इसके साथ एंगल आपका थीटा बना रहा है। तो हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में प्लेस्ड है, ए और बी, जिसका डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल आपको बना रहा है। चलो तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग टॉपिक पे। अब हमारा फिर से यहाँ क्या कि जब आप माइनस क्यू, तो स्वाभाविक इसका ओरिजिन तो आपका इस डायरेक्शन में है, तो जब इस डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा ओरिजिनेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा स्टार्टिंग है, तो वो तो इस डायरेक्शन से, ये रीजन यानी जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है तो पॉजिटिव रीजन होता है, और जहाँ पे टर्मिनेट होता है वो निगेटिव रीजन होता है। तो अभी यहाँ पे पॉइंट आपका ए पे, जो आपका यहाँ पे ध्यान से सुनना है कि माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका लगेगा इस डायरेक्शन में, F इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर, ये आपका इस डायरेक्शन में। और दूसरा आपको यहाँ पे पॉइंट बी पे जो प्लस क्यू चार्ज है, इस पे आपका देखिए तो इस पॉजिटिव रीजन के कारण रिपल्सन और निगेटिव रीजन के कारण अट्रैक्शन, तो इस पे जो लगने वाले फोर्स होंगे उसका क्या डायरेक्शन आपका ये होगा कि F इक्वल टू प्लस क्यू ई वेक्टर। बताओ तो सारे बच्चे डायग्राम को देख के, ये डायग्राम आप लोग का क्लियर हुआ? अब देखिए, अभी ये पेन है, अभी इस पेन पे आपका दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का, ध्यान से सुनना है, इक्वल मैग्नीट्यूड का, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन दोनों का पॉइंट ऑफ एक्शन अलग अलग है। एक का पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ, एक का पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर पेन है और एक फोर्स, एक फोर्स आपका, एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या ये अपने एक्सिस पे रोटेट करने लगेगा ना? ये अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा। तो अगर दोनों का पॉइंट ऑफ एक्शन अगर एक ही होता, मान लीजिए एक पॉइंट पे एक इधर फोर्स लगता और एक फोर्स अगर आपका इधर लगता, तो दोनों आपस में क्या करते, एक दूसरे को कैंसिल कर देते। लेकिन एक मान लीजिए लाइन पे एक फोर्स आप इधर लगा रहे हो, दूसरा फोर्स आप इधर लगा रहे हो, तो ये लाइन क्या करेगा कि अपने एक्सिस के अबाउट में ये रोटेट करेगा ना, घूमेगा ना। तो जब किसी बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, या जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद बॉडी अगर अपने एक्सिस के अबाउट में रोटेट करने लगे, बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट में अगर घूर्णन करने लगे, घूमने लगे, रोटेट करने लगे, तो बोलते हैं उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। क्या बोलते हैं बेटा रे? टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। तो चलो तो प्यारे बच्चों, अब इसका हम लोग यहीं से टॉर्क का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अब देखो, तो यहाँ पे ध्यान देना है सब लोगों को, ड्रॉ करते हैं। तो ये तो हमारा एक तो डाइपोल, एक मिनट, हाँ, ये अपना डाइपोल जो कि आपका यहां से ध्यान से सुनना है कि ये माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू। कोई दिक्कत? इस पे आपका एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, F इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर,
और यहाँ पे आपका एक जो फोर्स है वो आपका लग रहा है F वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, और ये पॉइंट आपका हो गया A और ये पॉइंट हो गया आपका B। देखिए तो प्यारे बच्चों, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आपका है, ध्यान से सुनना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉइंट हम लोग O मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है आपका वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E वेक्टर, और जो कि इसके साथ एंगल आपका थीटा बना रहा है डायपोल मूवमेंट के साथ। किसके साथ? एक मिनट, किसके साथ? डायपोल मूवमेंट के साथ। आपका ये आपका डायपोल मूवमेंट है इसके साथ। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल का लेंथ कितना है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का हम लोग लेंथ लिए हैं कितना रे बाबू? इलेक्ट्रिक डायपोल का लेंथ लिए हैं A से B का, ये हमारा है 2a। एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो लेंथ हम लोग लिए, एक मिनट, इलेक्ट्रिक डायपोल का ये लिए हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल का 2a लिए हैं। यहां तक कंफ्यूजन कोई दिक्कत? यहां भी तो इलेक्ट्रिक डायपोल का लेंथ हम लोग 2a लेंगे ना। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां से कि पॉइंट A से हम इसको थोड़ा इमेजिनरी लाइन आगे बढ़ाते हैं, और ये देखो अब यहाँ ये हम लोग यहाँ पे ये लाइन को मिलाते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं C। इस पॉइंट को क्या मान लिए? C। अब बता बेटा, एक बात ध्यान देना है सब लोगों को कि ये हमारा अगर एंगल थीटा है तो ये तो आपका 90, ये आपका 90, तो ये एंगल आपका कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? 90 माइनस थीटा। तो अब एक बात पे यहाँ चलिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको मैं सिखा रहा हूँ, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ उसको समझना है कि ये अगर आपका एंगल थीटा, जब मान लीजिए कि आपका एक्सिस के साथ जब एंगल आपका थीटा बनाया है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर आपका थीटा बनाया है, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो अब इस 2a का क्या होगा? दो कंपोनेंट निकालेंगे। एक आपका क्या होगा? 2a cos 90 माइनस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो होगा 2a साइन 90 माइनस थीटा। तो यहां से आपका 2a साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका साइन थीटा। अब चलो, अब जो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, अब जो कैलकुलेशन करेंगे कि टॉर्क प्रोड्यूस, यानी कोई बॉडी पे अगर हम लोग जब दो फोर्स एक दूसरे के, मान लीजिए कि जो अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का पॉइंट ऑफ एक्शन अलग हो, और हम बॉडी पे जब फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अपने एक्सिस पे क्या रोटेट करने लगता है। अभी इसका रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा? इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में, और इसका जो रोटेशन होगा वो इस डायरेक्शन में थी। अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइंग होना चाहेगा। तो देखिए टॉर्क इक्वल टू क्या पढ़े हो? फोर्स इनटू आर्म लेंथ, फोर्स इनटू आर्म लेंथ। तो आर्म लेंथ आपका कौन सा है? आर्म लेंथ आपका कौन है? BC है। अब फोर्स इस पे कौन? तो दो फोर्स, या तो Q इक्वल टू, यानी QE, F इक्वल टू QE, माइनस में या प्लस में। तो प्लस में जो आपका वैल्यू है इसका मैग्नीट्यूड, तो प्लस इसका भी है। डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट करने के लिए यहाँ पे आपका माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है। तो फोर्स इनटू आर्म लेंथ, तो फोर्स का वैल्यू हमारा क्या है? QE, और आर्म लेंथ हमारा बेटा क्या है रे? आपका BC। तो चलो, तो यहाँ पे ध्यान देना है, QE इनटू BC का वैल्यू क्या? 2a साइन थीटा। सब लोग यहाँ पे अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE वाले बच्चों के लिए। CBSE बोर्ड वाले बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन आपका JEE मेंस, नीट, JEE एडवांस का लेवल अलग अलग है। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन का लेवल अलग है। थ्योरी तो सब लोगों के लिए NCERT का ही थ्योरी पढ़ना है ना। हाँ, बिहार बोर्ड में थोड़ा सा आसान क्वेश्चन पूछता है, CBSE में स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, तो यहाँ पे तो टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से, और यहां ध्यान देना है कि Q इंटू 2a को एक साथ लिख के E साइन थीटा यहां लिखेंगे। देख तो प्यारे बचवारे, Q इंटू 2a को क्या बोलते हैं हम लोग? P बोलते हैं ना। तो P को मॉड में ले लें तो E साइन थीटा आपका हो जाएगा। यहाँ पे लिख लोगे Q इंटू 2a, तो आपका P ऐसे लिखो, या P को मॉड में आप लिख लो। अब देखो फाइनली रे प्यारे बच्चों कि टाउ इक्वल टू आपको मिल गया, ध्यान देना है, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन, तो टॉर्क आपका जो वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो तो यहाँ पे
आपका ये जिस एक्सिस के अबाउट में आपका रोटेट कर रहा है, तो आपको मैंने पढ़ाया है ना राइट हैंड स्क्रू रूल, ये आपका ये I क्रॉस J इक्वल टू K होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है कि ऐसे भी आपका इसका रोटेशन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज में होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो हम लोग यहाँ पे टाउ को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आपका ये हो जाएगा P क्रॉस E। ऐसे भी प्यारे बच्चों आप लोग को जब क्रॉस प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया था तो याद कीजिए A क्रॉस B, ध्यान से सुनना है, A क्रॉस B जब पढ़ाया था तो A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप आपका क्या था कि जो A और B दोनों के डायरेक्शन पे आप परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना, जो आपका A का डायरेक्शन है और जो B का है दोनों पे परपेंडिकुलर आपका एन कैप, तब ना आपका I कैप और J कैप, तो I क्रॉस J करते हैं तो K क्या है उस पर परपेंडिकुलर है, J क्रॉस K करते हैं तो I क्या है इस पे परपेंडिकुलर है। तो टाउ जो आपका टॉर्क जो आपका है वो वेक्टर क्वांटिटी है और टाउ वेक्टर इक्वल टू हम लोग P क्रॉस E लिखते हैं। क्या लिखते हैं? P क्रॉस E। तो बताओ प्यारे बच्चों कि ये टॉर्क निकालना आप लोग सीखे। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान से सुनना है कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग डायपोल को रख देंगे तो डायपोल में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्या उसका आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं? कैलकुलेशन आप इजीली टॉर्क निकाल सकते हो। समझ में आया या कहीं पे कंफ्यूजन है? बताओ तो जल्दी। अरे गुंजन सिंह वगैरह क्लास नहीं करता है, गुंजन सिंह, प्रखर, और उसके बाद देखते हैं उस बैच में पढ़ती है तन्नू, श्रेया झुंझुनवाला, स्वाति। इधर आपके इस बैच प्रेरणा बैच में जो हमारे बच्चे हैं हिमांशु, रोहन, एक और हिमांशु हैं, हर्ष होगा, बादल है, सत्यम है। सत्यम तो खैर झपैत है, एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है। जय कुमार है, कृष्णा है, कृष्णा, अनन्या होगी, रिमझिम है, आदिति है। ये सारे बच्चे हमारे क्लास में नहीं है क्या? बताओ तो सब लोगों को समझ में आया कि नहीं रे? सब सो गए? किन्हीं लोगों का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। नेट ठीक है ना? चलो तो इसमें क्लियर ना? तो ऐसे कल मैं आपको इसका ओरिएंटेशन और अलग अलग लेके आपको मैं सॉल्व करके लेके दूंगा। ये आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैंने इसलिए लिया कि इसी के डायरेक्शन में आपका इस डायपोल में क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। जैसे डोर को आप जब ओपन करते हो या क्लोज करते हो तो आपका जो हाथ यानी आप जो हैंड के द्वारा उस पर जो फोर्स लगाते हो दरवाजे पे, वो आप 90 डिग्री परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हो। तो आर्म लेंथ आपका कौन सा? तो फोर्स तो आपने ये लगाया ना, फोर्स तो आप अपने हैंड के द्वारा उस पर लगाया। आर्म लेंथ यानी वो दरवाजा की चौड़ाई। अगर हैंडल जो है दरवाजा में जो हैंडल लगा हुआ है वो अगर इंड में ना लगा होके अगर शुरू में लगा दिया जाए तो कितना बड़ा हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा क्लोजर ओपन करने के लिए। लेकिन उसको डोर के जस्ट साइड के एंड में लगाया जाता है ताकि हम लोग कम फोर्स भी लगा के टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस करें, मैक्सिमम टॉर्क को प्रोड्यूस करें, जिसके कारण हमारा डोर इजिली क्लोज और ओपन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के टॉपिक में किन्हीं लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत, किन्हीं लोगों को कोई कंफ्यूजन? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को दिया है वो सभी लोगों को समझ में आया होगा। कल मैं इस टॉर्क पे, ऐसे तो पोटेंशियल एनर्जी वगैरह भी अभी पढ़ना है, इस पे क्वेश्चंस भी है, कल मैं इस टॉर्क का ओरिएंटेशन जो है वो अलग लेके फिर से मैं आप लोगों को डिस्कशन करूंगा। और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी बहुत सारा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि अपकमिंग एग्जाम में आपके बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी खूब क्वेश्चंस यहाँ से पूछते हैं, तो इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। बस प्यारे बच्चों, आप लोग जितना स्लो है ना, थोड़ा अपडेट रहिए। जो भी बातें हम आप लोगों से पूछे, खास करके जिन बच्चों का नाम लेके पूछते हैं तो उनके साइड से रिस्पॉन्स आना चाहिए कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, हाँ सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सर फलना टॉपिक आपने कैसे कर दिया या इस टॉपिक को आपने कैसे बता दिया, तो ये बताइए। तो फिर आप जब पूछेंगे हमसे तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक है बेटा, अब अभी आपका नेक्स्ट क्लास जो हमारा मैथ्स का है, तो सर मैथ्स आपको पढ़ाएंगे। जो बायो वाले बच्चे हैं वो लंच उंच करके रेडी हो जाइए। फिर उसके बाद आपका केमिस्ट्री का क्लास 2:30 से फिर चलेगा। अभी आपका मैथ्स का क्लास। थैंक यू, मिलते हैं फिर कल के लाइव सेशन में।